हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो जेपीएससी जेट एग्जाम 2026 एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और एग्जाम होगा, 100% होगा। अब कोई भी डाउट्स आपके अंदर नहीं रहना चाहिए और इसके लिए आपका 100% सिलेक्शन हो। एग्जाम फाइटर लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और आपके लिए बेहतरीन कह सकते क्वेश्चंस को लेकर आता है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो फिर से आज पेपर 1 के लिए एक प्रैक्टिस सेट रेडी है, यूनिट 10, जो कि काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। वहां का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस सेट बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यानी अब हमारा टारगेट है कि यूनिट 10 से अगर 5 प्रश्न आए तो 5 में से 5 प्रश्नों को सही करेंगे और यानी 10 नंबर आपके पक्के। तो पेपर 1 में 10 नंबर आपको यूनिट 10 से किस प्रकार आएगा, तो एक ही उपाय है किसी भी यूनिट का कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। पेपर 1 के इस अंतिम जंग को जीतना है। जी हाँ, पेपर 1 के इस अंतिम जंग को अगर जीतना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व कराऊंगा ही, इसके साथ ही एक रास्ता भी बताऊंगा। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां पर देख लीजिए, हमारा जो ऐप है ना, हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1। हमारा ऐप का नाम क्या है? एग्जाम फाइटर नंबर 1। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारा ऐप है। यहां पर हमने मॉक टेस्ट सीरीज का महासंग्राम छेड़ रखा है। ये देखिए यहाँ पर जेट एग्जाम 2026 टेस्ट सीरीज है ना, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक कहां मिलेगा? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको लिखना है, क्या लिखना है? एग्जाम फाइटर नंबर 1 आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये स्टोर सेक्शन पे जाइएगा मोबाइल के, ये सारे कोर्स दिख जाएंगे। इसी में आपको 2 नंबर पे जाना है, जेट एग्जाम 2026 टेस्ट सीरीज है ना। यहाँ पर आपको 500 एमसीक्यू मिल जाएगा, पूरा सिलेबस का कवरेज मिलेगा, पूरा सिलेबस का कवरेज, ऑल 10 यूनिट। ठीक है, ऑल 10 यूनिट का यहाँ पर पूरा डिटेल्स कवरेज, 500 एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। यही आपको सफलता दिलाएगा। आप कितना पढ़े नहीं पढ़े कोई मायने रखता है। ये सेट अगर आप लगा लिए तो पूरा सिलेबस का ये निचोड़ है। 500 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में रहेगा और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको जल्दी से मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको जो मैं बातें कर रहा समझ में ना आए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल के 7541840154, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो रही कि हम लोग किस प्रकार यहाँ पर तैयारी करेंगे, वो हमने बता दिया। अभी फिलहाल जिस के लिए आए हुए हैं उस पर बात करते हैं कि अभी हमें क्या करना है ना, एक मॉक टेस्ट लगाना है ना, आप सभी के साथ मिलकर एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है और वो हमारा यूनिट 10 से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हो जाइए तैयार। आपके लिए पहला क्वेश्चन यहां पर रेडी है, यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा। ठीक है, पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एम ऑफ द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 के वुड्स डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य है ना, मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, आ सकता है, वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ओनली, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का प्रसार। तीसरा है, फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। या स्टेब्लिशिंग ओनली टेक्निकल कॉलेजेस, है ना। क्या था इसका मेन उद्देश्य? तो साथियों, अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, प्राइमरी एजुकेशन भी था, ठीक है, लेकिन ये मुख्य नहीं था। मुख्य क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना इंडिया में और इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देना। तो सबसे राइट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। वुड्स डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमने आपके लिए आज थोड़ा अलग कैटेगरी का कह सकते हैं प्रयास किया, अलग तरह का प्रयास किया।
इसके बाद हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन पे भी जाएंगे। वुड्स डिस्प्लेज क्या है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। साथ में आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में मिलेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, है ना, आंसर हमने देख लिया है। अब वुड्स डिस्प्लेज के बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। ऊपर हिंदी इंग्लिश, नीचे हिंदी दोनों। वुड्स डिस्प्लेज क्या था, ताकि और भी कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आप कर पाए, ठीक है। क्या दिया है, वुड्स डिस्प्लेज इज नॉन एज मेगा कार्टा, है ना, मेगना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। वुड्स डिस्प्लेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इट रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज फॉर स्कूल लेवल। इट लेड टू द एस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास। समझ रहे हैं कि जब वुड्स डिस्प्लेज आया था तो इसको भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रसार हुआ और इसके साथ इसने सिफारिश किया कि जो हायर एजुकेशन होगा, उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में होगी। और यहां पर कहा गया कि जो आपके स्कूल लेवल का एजुकेशन है वहां पे हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज का यूज करेंगे। इसी डिस्प्लेज के तहत 3 यूनिवर्सिटी बनी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। यही सेम चीज आपका हमने हिंदी में भी करा दिया है नीचे। तो जिसको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगता है आप उससे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द नेशनल नॉलेज कमीशन यानी एनकेसी वाज हेडेड बाय, यानी एनकेसी के अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। डॉक्टर एस कोठारी, सोम पित्रोदा, यशपाल या जस्टिस जेएस वर्मा। तो ये एनकेएस यानी नेशनल नॉलेज कमीशन की अध्यक्षता की थी सैम पित्रोदा ने, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं। उनकी अध्यक्षता में इनका गठन हुआ था। और कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमने डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द एनकेसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005, यानी एनकेसी कब बना था, 2005 में। क्यों बना था ये, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए नॉलेज सोसाइटी, भारत को एक ज्ञानवाद समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए बनाया गया था। सैम पित्रोदा इसके कह सकते हैं चेयरपर्सन थे। यानी एनकेसी का गठन 2005 में हुआ था और भारत को ज्ञान आधारित समाज में बदलना इसका लक्ष्य था। सैम पित्रोदा इसने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये क्लियर है। एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से देखना है क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है ना। आज भले वो आपको एक्सप्लेन में दिख रहा है लेकिन एग्जाम हो सकता है प्रश्न आपको वहीं से दे दे, इसलिए हमने डिटेल में उसको डाल दिया है। अगला, विच एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर इट्स स्पेशलाइजेशन इन वज्रयान बौद्धिज्म, ठीक है। कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वज्रयान बौद्ध धर्म में अपने विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वल्लभी। तो ये था विक्रमशिला और ये कहाँ है, बिहार में, है ना, बिहार में स्थित है विक्रमशिला। ये बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा समझ रहा है। वज्रयान यानी तंत्र मंत्र वाला था, है ना, तंत्र मंत्र वाला एजुकेशन वहां पर दिया जाता था विक्रमशिला में। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिए, हल्का सा कुछ अलग जानकारी आपको मिल जाएगा डिटेल में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय किंग धर्मपाल, जो पाल शासक थे धर्मपाल, उसने इसकी स्थापना की थी, पाल डायनेस्टी के थे। इट वाज मेजर सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म यानी उसी बोलते थे वज्रयान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। और यह क्या चीज का केंद्र था, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का। और वज्रयान शाखा क्या है, तांत्रिक बौद्ध, है ना, तांत्रिक बौद्ध को वज्रयान शाखा का रूप दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेचुरी बॉडी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी आखिर कहते किसको है, जिसको संसद किसी कानून के माध्यम से बनाती है उसी को बोलते हैं स्टेचुरी बॉडी या संविधिक निकाय। इलेक्शन कमीशन है क्या,
नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान जब बना उसी समय इसका गठन, यानी संविधानिक कह सकते हैं बॉडी एंड संवैधानिक अंग है, ये संवैधानिक है। यहाँ पर स्टेचुरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शन कमीशन हमारा संविधान बनने के समय हमारे संविधान में इसको डाल दिया गया था। ठीक है। अगला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जी हाँ, यही है हमारा स्टेचुरी बॉडी, संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसको बाद में संसद से पारित करके बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद नीति आयोग जी ने, ये आपका कार्यकारी निकाय है, एक्सिक्यूटिव कह सकते हैं पार्ट है। फिनांस कमीशन, ये भी हमारा संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये ए और डी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, और ये हो गया एक्सिक्यूटिव बॉडी। तो आपका स्टेचुरी बॉडी में सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होगा, यानी बी नंबर आपका सही आंसर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, जिसकी आप सभी तैयारी करते हैं यूजीसी नेट का, तो वही यूजीसी जो है ना स्टेचुरी बॉडी, क्योंकि उसको इसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया है, विधेयक पारित करके कानून बनाकर। चलिए अब यहां देख लीजिए थोड़ा इसका डिटेल क्या है। ये ए स्टेचुरी बॉडी इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टेचुरी बॉडी कैसे बनता है? पार्लियामेंट के कानून के द्वारा। ठीक है। द यूजीसी फॉर्मली इस्टेब्लिश इन 1953। यूजीसी का स्थापना कब हुई? 1953 में। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यूजीसी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1953 में। एंड बिकेम ए स्टेचुरी बॉडी अंडर यूजीसी एक्ट 1956। तो 1956 का यूजीसी का जो अधिनियम है उसके तहत ये क्या बन गया? स्टेचुरी बॉडी बन गया। नीति आयोग जो है ना वह एक एक्सिक्यूटिव बॉडी है, जबकि इलेक्शन कमीशन हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा फिनांस कमीशन था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। उसी को सेम यहाँ पर नीचे हिंदी में करा दिया गया है डिटेल्स, ताकि आपको, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट है सर पूरा हिंदी में है, कोई का पूरा इंग्लिश में है, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज में कर दिया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईआरएफ? आपको पता है एनआईआरएफ का रैंकिंग अभी जारी होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फेडरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, न्यू इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फोरम। तो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एजुकेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आप बोलेंगे सर बी क्यों नहीं होगा? यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अगर रहता है तो फिर देखिए ये भी आपका सही हो जाता। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन सी है, और इसको बिल्कुल याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो क्या पता इस बार भी पूछ दिया आपका। नेक्स्ट है पूरा एनआईआरएफ का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एनआईआरएफ का डिटेल है, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। किस मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया गया है? तो HRD मंत्रालय के द्वारा, जिसको अभी क्या करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। और ये कब बना है? 2015 में बना है। 2-3 क्वेश्चन देखिए बन जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? तो HRD, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब? तो 2015 में। इट रैंक्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, है ना, बेस्ड ऑन पैरामीटर्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, और भारत के संस्थाओं को ये क्या करती है? रैंकिंग जारी करती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए इसको अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड मुक्स? मुक्स को प्रोवाइड करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मुक्स क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस जो लॉन्च किया है सरकार ने, किस पोर्टल के माध्यम से? वो कौन सा पोर्टल है? आपका है सक्षत, या स्वयं, ईपीजी पाठशाला, या स्वयं प्रभा। तो ये मुक्स के लिए आपका क्या है? स्वयं। बी नंबर सही आंसर होगा। मुक्स स्वयं पोर्टल पे आपको मिलता है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए, क्या है स्वयं हमारा, क्या है मुक्स। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरा डिटेल हमने डाल दिया। यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़िए साथ साथ। स्वयं, सबसे पहले आपको स्वयं का भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। ये स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा गया है बहुत बार। फुल फॉर्म होता है स्वयं का स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है। फुल फॉर्म स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स इज एन इंडिजीनियस platform that provides
फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। ये क्या करता है, हमारा स्वयं का है, भारत सरकार का है, और फ्री में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराती है। कहां से, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। ठीक है, इसका 3 प्रिंसिपल है। कितने 3 मतलब रूल्स कितने, सिद्धांत कितने हैं, पहला है एक्सेस, है ना, दूसरा इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी। यानी क्या हो गया, सब तक पहुंच हो, सभी एक्सेस कर सके इस एजुकेशन को, हर कोई किसी के पास पहुंच हो, निष्पक्षता हो, इक्विटी हो, यहाँ बराबर, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भेदभाव हो, है ना, एजुकेशन को प्राप्त करने में। इसके बाद गुणवत्ता, क्वालिटी, क्वालिटी यानी 3 चीजें, क्या क्या है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा किस क्लास तक का होता है, 9 से पीजी तक के लिए यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाता है। अगला है, इन द एंशिएंट पीरियड विच यूनिवर्सिटी वाज नोन एज हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। प्राचीन काल में किस विश्वविद्यालय को बुद्धिजीवियों का घर कहा जाता था, यह वर्तमान बिहार में है। कौन सा, औदंतपुरी, नालंदा, जगदला या वल्लभी। तो नालंदा, वन एंड ओनली नालंदा यूनिवर्सिटी को कहा जाता था होम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, है ना, बुद्धिजीवियों का घर इसको कहते थे। तो ऑप्शन क्या हो गया सही, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिटेल्स है नालंदा विश्वविद्यालय का, कि प्राचीन काल में जो कि वर्तमान बिहार है ना, वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत के छात्र पढ़ने आते थे। हालांकि बाद में इसको 12वीं शताब्दी में जलाकर नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने, जो कि दिल्ली सल्तनत के सेनापति थे, उसने इसको जला दिया। तो किसने जलाया, तो बख्तियार खिलजी ने। किस किस देश से पढ़ने लोग आते थे, तो चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, यहां से लोग पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, द सर्जेंट रिपोर्ट ऑफ 1944 एम्ड एट रीचिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ विच कंट्री। यानी 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट का लक्ष्य किस देश के शैक्षणिक स्तर तक पहुंचना था। आपको पता है 1944 में क्या था, भारत गुलाम था अंग्रेजों का। और आपको यह भी पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट स्टेज में था। ठीक है, तो उस समय भारत सरकार में कौन थे, अंग्रेज। भारतीय जनता का साथ पाने के लिए उसने कुछ लॉलीपॉप फेंका। तो सर्जन रिपोर्ट यही था, बोला आपके एजुकेशन सिस्टम में आप परेशान हैं, हम लोग आपके एजुकेशन को इस देश के बराबर कर देंगे। किस देश, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या जापान। उसने कहा हम लोग तो सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हम अपने बराबर आपके एजुकेशन को कर देंगे, लेकिन कितने साल में, 40 साल में। बताइए 40 साल तक मतलब हम आपको यहाँ पर शासन करने दें, तब हम आपके बराबर जाएंगे। ये तो लॉलीपॉप ना फेंक दिया। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन पहले समझिए। द सर्जन रिपोर्ट ऑफ 1944 एम्ड एट रीचिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ विच कंट्री। यानी सर्जन रिपोर्ट के अनुसार भारत का एजुकेशन सिस्टम किस देश के समतुल्य खड़ा होगा, तो ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन ने कहा हम अपने बराबर खड़ा कर देंगे। और इसके पीछे क्या था, लॉजिक क्या था, स्टोरी इसको समझिए। द सर्जेंट रिपोर्ट यानी पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया एम टू ब्रिंग इंडियन एजुकेशन अप टू द लेवल ऑफ ब्रिटेन विद इन 40 ईयर। बताइए 40 ईयर तक आप हमको रहने दीजिए, तब हम आपको बराबरी पर ले आएंगे। लेटर इसको बाद में कम करके क्या क्या 16 साल का आगे हम 16 साल में इस लक्ष्य को पा लेंगे। ये खेर कमेटी ने कहा। खेर कमेटी ने 40 साल में जो लक्ष्य तय किया गया था उसको घटाकर कितना कर दिया, 16 साल। यानी सर्जन रिपोर्ट का उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर भारतीय शिक्षा को ब्रिटेन के स्तर तक लाना था। बाद में खेर समिति द्वारा इसे घटाकर 16 वर्ष कर दिया। बोले 40 साल काफी ज्यादा है, आपको ये काम करना है तो 16 साल के अंदर ही कर देना होगा। अगला आप सभी इसका नाम जरूर सुनेंगे। विच बॉडी इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन, एक्रेडिटेशन और ग्रेडिंग के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? कौन सा निकाय ग्रेडिंग देता है? इसमें काफी परिचय थे आप सभी, काफी ये फेमस है नैक। सीधे ऑप्शन बी पे चलते हैं, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करते हैं। अब देखिए थोड़ा नैक के बारे में डाल दिया डिटेल, है ना। नैक का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्या होता है नैक का फुल फॉर्म? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द यूजीसी। यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा आपको फुल फॉर्म, नेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये नेक का फुल फॉर्म हो गया। अब कह रहा कब बना था? तो 1994 में। किसने बनाया था भाई? यूजीसी ने बनाया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेक का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। और कौन कौन सा रैंक देता है? किसी को A++, किसी को A, किसी को B, ये सारा रैंक संस्थाओं को जारी है करती है। इसका मुख्यालय हमने देख लिया, कब स्टेब्लिश हुआ, किसने स्टेब्लिश किया, हर एक चीज को आपने यहाँ पे देखा और समझा, ठीक है। और किस प्रकार रैंकिंग जारी करती है वो भी हमने देखा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ज्ञान वाणी चैनल, द ज्ञान वाणी चैनल लॉन्च बाय इग्नू इज ए, यानी ज्ञान वाणी चैनल को इग्नू ने लॉन्च किया है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है उसने क्या लॉन्च किया? ज्ञान वाणी चैनल। इग्नू द्वारा शुरू किया गया ज्ञान वाणी चैनल क्या है? आखिर ये है क्या? यह एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है या एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क है या फिर ऑनलाइन वेब पोर्टल है या फिर डिजिटल लाइब्रेरी है? आखिर है क्या ये? तो साथियों ज्ञान वाणी एजुकेशनल FM रेडियो चैनल, ये FM रेडियो चैनल है जहां पर आपको ज्ञान की बातें होगी, है ना, नॉलेज की बातें होगी। तो यह एक एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है, ठीक है। अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। चलिए ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन, इग्नू ने ज्ञान दर्शन भी लॉन्च किया, दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चा, इसलिए हमने दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया है। ज्ञान वाणी इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क, ठीक है, ऑपरेटिंग इन वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया टू सप्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन, है ना, फॉर्मल एजुकेशन देती है बस। ऑन द अदर हैंड ज्ञान दर्शन, और एक इनका है ज्ञान दर्शन चलाती है इग्नू। ज्ञान दर्शन इज द एजुकेशनल टेलीविजन चैनल, यानी एजुकेशनल टीवी चैनल है। टीवी में आप देखिएगा तो